नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अशोक के पश्चात के मौर्य शासकों से आरंभ कर मौर्योत्तर काल का भारतीय इतिहास विदेशी आक्रांताओं के लिए उर्वर भूमि बनता चला गया था। इन्हीं में से एक थे कुषाण, जो चीन से विस्थापित होकर भारत की ओर आए। यहां की आंतरिक परिस्थितियों ने उन्हें अपने शासन को स्थापित करने और विस्तार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। कुषाण शासन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज भारत के एक ऐसे गणराज्य पर विमर्श जिसके कार्य तो हिमालय सदृश विशाल हैं, किंतु इतिहास की पुस्तकों में उन पर राई बराबर चर्चा प्राप्त होती है। आज बात यौधेय गणराज्य की, जिन्होंने शक्तिशाली विदेशी कुषाणों को न केवल पराजित किया, अपितु उनसे शासित क्षेत्र की सीमा को धकेलकर सतलुज नदी के परे तक कर दिया था। गौरव गाथा पर चर्चा की जाए इससे पूर्व जानने का प्रयास करते हैं कि कौन थे यौधेय गण। महाभारत में युधिष्ठिर की वंशावली से यौधेयों को संबद्ध बताया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार यौधेय एक कुलीन किंतु आयुधजीवी गणतंत्र था। पुराणों में उन्हें उशीनरों का उत्तराधिकारी बताया गया है। जैमिनी ब्राह्मण में एक यौधेय राजा शैव्य पुण्यकेश द्वारा यज्ञ कराए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। रुद्र दमन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त सोमदेव सूरी के ग्रंथ यशस्तिलक चंप महाकाव्य में भी यौधेयों की चर्चा प्राप्त होती है। समग्रता से देखें तो महाकाव्य युग के इतिहास के अतिरिक्त 6ठी सदी ईसा पूर्व से आरंभ कर 10वीं सदी के अपभ्रंश ग्रंथों तक यौधेयों की किसी न किसी रूप में जानकारी हमें मिल जाती है। यौधेय गणों पर इतिहास की पुस्तकें मौन क्यों हैं? ढहते हुए साम्राज्यों के दौर में उभर आए गणराज्यों में से यौधेय न केवल शक्तिशाली हुए, अपितु उन्होंने अपना समुचित विस्तार भी किया और योग्य प्रशासन भी प्रदान किया था। शुंग वंश के शासनकाल में यौधेय विशेष रूप से सामने आते हैं। वे शकों, कुषाणों जैसे शक्तिशाली आक्रांताओं से युद्ध करते हुए भी अपने अस्तित्व को बचाए रखते हैं। कुषाण साम्राज्य की स्थापना से पहले तक यौधेय एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर आए थे, जिनका विस्तार दक्षिण पूर्वी पंजाब और उत्तरी राजस्थान के विस्तृत प्रदेश पर था। कुषाण कालीन शासक कनिष्क की अनेक उपलब्धियां हैं, तथापि उनकी साम्राज्यवादिता भी सर्वविदित है। वे यौधेयों का दमन करने में सफल हुए। इसके पश्चात का समय अर्थात कनिष्क और हुइष्क के शासन समय में, जब कुषाण शक्ति अपने चरम पर थी, इस दौर की आधी शताब्दी यौधेय शक्ति संचयन अवश्य करते रहे। तथापि एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाएं बैक्ट्रिया से बिहार तक फैल गई थी, उनसे सीधे संघर्ष का साहस नहीं कर सके। युद्ध शब्द जिन यौधेयों के साथ जुड़ा है, वे अपनी स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयासरत थे। उचित अवसर पाते ही लगभग 145 ईस्वी के आसपास उन्होंने राजस्थान परिक्षेत्र को केंद्र में रखकर कुषाणों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। इस विद्रोह को दुस्साहस मानते हुए भी तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में यौधेयों की सर्वत्र प्रशंसा हुई। यह समय दो विदेशी ताकतों शक और कुषाण के मध्य परस्पर संघर्ष और प्रभुत्व का भी था। इन्हीं समयों में शक महाक्षत्रप रुद्र दमन प्रथम को यौधेयों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन आवश्यक प्रतीत हुआ। युद्ध हुआ और यौधेय पराजित हुए। शक महाक्षत्रप रुद्र दमन प्रथम ने इस विजय को महत्वपूर्ण माना है और अपने जूनागढ़ अभिलेख में बड़े गर्व
और अहंकार भरे शब्दों से अंकित करवाया है कि सर्व क्षत्रापिष्कृत वीर शब्द जातोत्सेका विधेयानाम योधेयानाम प्रसहयोत्सातकेना, अर्थात सब क्षत्रियों में प्रसिद्धि प्राप्त करने से जिनका दिमाग फिर गया था और जो किसी के अधीन न होते थे, उन योद्धेयों को जबरदस्ती उखाड़ फेंका। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। योद्धेयों ने दशकों तक पुनः संगठित होने में श्रम किया, अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरी सदी के अंत में एक बार पुनः वे संगठित और मुखर हुए। कुषाणों पर बड़ा हमला करने से पहले यौद्धेय गणों ने दो अन्य गणराज्यों से सहयोग प्राप्त किया। ये थे कुणिंद और अर्जुनायन। सतलुज और व्यास नदियों के दोआब में कुणिंद गणराज्य की अवस्थिति थी, जिन्हें लगभग 70 ईस्वी में कुषाणों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। इसी प्रकार यौद्धेयों के दक्षिण पूर्व में अर्जुनायन नाम का गणराज्य था, जिसका विस्तार आगरा जयपुर क्षेत्र था, जिनका प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ। बार बार पराजित होना, लेकिन विजय और स्वतंत्रता की आशा न छोड़ना यौद्धेयों को जीवित और संघर्षशील कौम सिद्ध करता है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आखिरकार कुषाणों को चुनौती प्रदान की गई और यौद्धेयों के नेतृत्व में कुणिंद और अर्जुनायन गणराज्यों ने मिलकर वह युद्ध किया जिसमें हाथी के विरुद्ध हिरण लड़ रहे थे। कुषाणों ने उन्हें दबाने के प्रयत्न में उत्तर पश्चिमी सीमांत और मध्य एशिया की अपनी चुनी हुई रक्षित सेनाएं भी लगा दी, परंतु विद्रोही यौद्धेय गणों की वीरता के आगे उन्हें अपनी तलवारों को म्यान में रखना ही पड़ा। युद्ध में सेनाएं नहीं, हौसले ही जीत दिलाते हैं। आखिरकार इन देशज वीरों ने विदेशी कुषाणों को सतलुज नदी के पीछे तक धकेल ही दिया। इस पूरे घटनाक्रम के साक्ष्यों पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं कि कैसे कुषाणों को पराजित करने के बाद यौद्धेय गण विजेता के रूप में उभरे। कुषाण शासकों कनिष्क तृतीय 180 से 210 ईस्वी और वासुदेव द्वितीय 210 से 240 ईस्वी के सिक्के सतलुज पूर्व में नहीं मिलते। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि सतलुज के दक्षिण का सब प्रदेश उनके हाथ से निकल चुका था। ठीक इन्हीं समयों में बड़ी मात्रा में यौद्धेय सिक्के सतलुज और यमुना के मध्यवर्ती प्रदेशों से प्राप्त होते हैं। इस विजय के पश्चात के यौद्धेय सिक्के भार और वजन में कुषाण सिक्कों के समान हैं, चूंकि ये शासन स्थापना के तत्काल पश्चात जारी किए गए थे। इन सिक्कों पर यौद्धेय गणस्य जयः अंकित कराया गया है। सिक्कों का अध्ययन करने पर एक और बात सामने आती है कि कुषाणों की बजाय इस पराजय के पश्चात यौद्धेय सिक्के तो बहुतायत में प्राप्त होते हैं, लेकिन कुणिंद और अर्जुनायन गणों के सिक्के प्राप्त नहीं होते। कुणिंद और अर्जुनायन गण यौद्धेयों की अपेक्षा छोटे भूभाग पर अपना विस्तार रखते थे। संभव है कि अंत में कुणिंद और अर्जुनायन यौद्धेयों में ही घुल मिल गए होंगे। इतिहासकार संभावना व्यक्त करते हैं कि इस समय के पश्चात तीनों गणराज्यों में सहशासन संचालन की दृष्टि निर्मित हुई होगी। वैदेशिक नीति और युद्ध का संचालन संभवतः तीनों राज्यों के चुने हुए गण प्रमुखों से बनी समिति की देखरेख में होता था। गण प्रमुख महाराज महासेनापति की पदवी से विभूषित किए जाते थे। यौद्धेय गणों के निर्वाचित एक ऐसे ही महाराज महासेनापति का खंडित अभिलेख भरतपुर के निकट प्राप्त हुआ है। कुषाण सम्राट पर विजय पाने के पश्चात यौद्धेयों की स्थिति और सम्मान में कई गुना वृद्धि हुई। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार तो यौद्धायन गणों को पहले ही उद्भट योद्धाओं के रूप में ख्याति प्राप्त थी। इस विजय के पश्चात समझा जाने लगा कि यौद्धायनों के पास ऐसा विजय मंत्र है जो सभी परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं के बाद भी सफल होता है। संभवतः
यही कारण है कि लुधियाना के पास सुनेत से यौधेय सिक्कों के साथ मिली मिट्टी की मुहर पर यौधेयानाम जय मंत्र धराणाम अंकित प्राप्त हुआ है। कालांतर में यौधायन समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादिता के आगे नतमस्तक हुए। प्रयाग प्रशस्ति में उनके गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ऐसी विजय इतिहास की पुस्तकों में अल्प चर्चित क्यों है? इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल के गणराज्यों पर इतनी कम चर्चा की है कि उनके शासन प्रबंधन, कार्यशैली, विस्तार, उत्थान और पतन पर बहुधा कम या कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। सोचिए कि हम विदेशी कुषाणों, हूणों के विषय में जितना जानते पढ़ते हैं, क्या उसका 10वां हिस्सा भी हमें भारत भूमि की ऐसी वीर गाथाओं पर अभिज्ञान प्राप्त होता है? यदि नहीं तो क्यों? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।